एक केस हुआ था, हिंदू अखबार के फ्रंट पेज पर छपा था कि एक लड़की ने कहा था कि मुझे अपने रिलीजन, मतलब शी वाज फ्रॉम अ मुस्लिम कम्युनिटी, जिससे कि मुझे इस वजह से रूम रेंट पे नहीं मिल रहा मुंबई में। सब लोग सिर्फ लड़की का जो बयान था उसी को प्ले किए जा रहे थे, उस पर सब आउटरीच कर रहे थे कि हाँ यहाँ तो मोदी अब आ गए तो अब यही होगा, है ना, बीजेपी वापस आ गई है तो अब तो यही होगा। मतलब मुंबई में इतनी मीडिया है ठीक है, इतने लोग हैं, किसी ने क्रॉस चेक नहीं किया कि ये लड़की बिना ब्रोकरेज के रह रही है। अच्छा, मुंबई में ये चीज़ें चलती नहीं है। फिर मैंने वो रिपोर्ट छापी। उसके बाद ना लेकिन एक ट्रेंड भी चल गया था। गुरुग्राम में भी एक केस हुआ था, एक लड़के ने ऐसे बोला था कि मेरी टोपी हटा दी और कहा और थप्पड़ मार के चले गए, बोले जय श्री राम बोलो। लेकिन बाद में ऐसा कुछ केस नहीं निकला, बल्कि एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर था जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि ये ट्यूटर्ड लगता है हमको लड़का। लोनी गाजियाबाद में एक केस था, उसमें सिर्फ एक वीडियो आई थी, वीडियो में कोई ऑडियो नहीं था। तो ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर मोहम्मद जुबैर है उसका नाम, उसको भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने शायद एक वो भी दिया है अवार्ड। उसने क्या किया, उसने वीडियो अपलोड किया ये कहकर कि इन 4-5 लड़कों ने इस आदमी को जय श्री राम ना बोलने पर और मुस्लिम होने की वजह से की दाढ़ी काट दी। उसका फैक्ट चेक भी मैंने ही किया था, मुस्लिम वाला कोई मामला नहीं था। इंडिया स्पेंड की एक वेबसाइट होती थी फैक्ट चेकर, जिसमें उन्होंने पूरा ये कंक्लूड कर दिया कि इस देश में हिंदू लिंच करते हैं मुस्लिम्स को और बहुत बड़ी मात्रा में। तो फिर मैंने उसके एक के बाद एक केस वेरीफाई करने शुरू किए थे। और उसके बाद मैंने ये भी दिखाया कि आप बहुत बायस्ड हो, हिंदूज़ को भी तो लिंच किया गया है, क्योंकि ये तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है हमारे देश में। हमारे देश में कोई परसिक्यूशन नहीं हो रहा है ना किसी कम्युनिटी का, और 100 साल का इतिहास है इस चीज़ का। मैं इजराइल भी गई थी, वहाँ पर 7 अक्टूबर का जो मसाकर हुआ था उसका भी मैंने लॉस काफ़ी देखा। वो लोग वहाँ लेकर गए थे हमको उन घरों में, मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ लॉस। इनफैक्ट मैं वहाँ खड़े होकर ये सोच रही थी कि मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था सोचते हुए, बट आई थॉट आई हैव सीन सो मच लॉस। एक अवार्ड तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी से भी मिला है, अवार्ड दिया है। सांस्कृतिक योद्धा अवार्ड की बात कर रहे हैं, जो आपको भी मिला बिल्कुल जी, मैं भी था उसमें। आज हमारे साथ है एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा की धनी स्वाति गोयल शर्मा जी, जो स्वराज में जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने बहुत से अद्भुत इनिशिएटिव्स पे अपने जीवन में काम किया और भारत की संस्कृति की पुनर्संस्थापना की दिशा में बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे इनके जीवन के बारे में, इनकी जो यात्रा रही है उसके विषय में, इनके जीवन के दृष्टिकोण के बारे में, और तमाम चीज़ें हम इनसे बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार स्वाति जी कि आपने समय दिया। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके अपने शब्दों में आपका जीवन परिचय। जी, मेरा प्रोफेशनल परिचय, मुझे शायद 15 साल हो चुके हैं। अभी मैं कैलकुलेट कर रही थी एक्चुअली, मैंने शायद 2009 में अपना जर्नलिज्म का कोर्स किया था। मतलब शुरुआत में टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स, कुछ ऑनलाइन पब्लिकेशन जैसे स्कूप वूप में भी काम किया, और पिछले 5 या शायद 6 साल से मैं स्वराज्य में हूँ। सो मैंने प्रिंट जर्नलिज्म में अपना करियर रखा है। और उससे पहले मैंने पढ़ाई फ़िज़िक्स में की है एक्चुअली। मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने फ़िज़िक्स ऑनर्स किया था। अपना गाज़ियाबाद से मैं हूँ, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई थी। और जर्नलिज्म में मैंने बहुत तरह तरह की बीट्स वगैरह एरियाज़ कवर किए हैं। और पिछले 5-6 सालों में एक जैसे नैरेटिव शेपिंग अभी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, इन दैट सेंस कि जब सोशल मीडिया आया तो बहुत मिसलीडिंग नैरेटिव्स और किसी चीज़ पे डिसप्रोपोर्शनल आउटरीच बहुत होता था। चीज़ों को पर्सपेक्टिव में देखना होता ही नहीं था। मतलब मुझे बहुत समस्या होती थी इस चीज़ से कि जब मैं जर्नलिज्म में थी तो ग्राउंड रियलिटी जो होती है वो कभी ऐसी नहीं होती है कि ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, सिर्फ कोई एनिमी और सिर्फ कोई विक्टिम नहीं होता है, और चीज़ों का एक बैकग्राउंड भी होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है। अचानक से आप किसी को विलन भी नहीं पोर्ट्रे कर सकते, और इतना रैबल राउजिंग, ये सब से मैं बहुत एक्चुअली परेशान हो गई थी। उसके बाद मैंने स्वराज्य में ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मैं वो कर पाई जो मैं करना चाहती थी, बेसिकली जस्ट पुटिंग आउट ग्राउंड फैक्ट्स इन पब्लिक विदाउट एनी बायस, विदाउट any exaggeration, with as much reality as I could। और साथ साथ मैंने एक संस्था शुरू की, सेवा न्याय उत्थान फाउंडेशन, और उसका भी पूरा जो संबंध है वो मेरी पत्रकारिता से ही है। क्योंकि जब मैं ग्राउंड पर जाती थी तो मुझे बहुत दुख होता था ये देखकर कि कुछ लोग कुछ
किसी के पैसे से या किसी और मदद से उनका पूरा जीवन चेंज हो सकता है, उनके जो भी वो सिचुएशन जो उनकी अभी प्रॉब्लम में है वो सॉल्व हो सकती है, लेकिन उसका कोई सिस्टम नहीं मेरे को उस वक्त दिखा कि तुरंत कैसे सॉल्व करें। अभी अपनी जेब से मैं ऐसा करती थी, किसी को ना कुछ पैसे दे दिए, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड पर जाती हूँ, बहुत लोगों से मिलती हूँ, तो ये संस्था चलाती हूँ। और ये संस्था पाकिस्तान से आए माइनॉरिटीज़, हिंदू, आदिवासी, इन सब के लिए अधिक काम करती है। और एक जेम्स ऑफ बॉलीवुड में मैं साथ साथ चलाती हूँ। वो एक, मैं कहूँ तो वाकई में वो यज्ञ ही है। वी वॉन्ट टू रिमूव ब्लिंकर्स फ्रॉम पीपल्स आइज। हाँ, हम चाहते हैं कि जो वो देख रहे हैं वो सिर्फ उसमें अगर म्यूजिक और स्पेशल इफेक्ट कुछ डाल दिया गया है कंटेंट में, तो वो अपना विवेक ना खो दें, वो ये ना देखें कि उन्हें एक्चुअली क्या परोसा गया है। दे शुड बी वेरी अलर्ट टू व्हाट दे आर वॉचिंग। दिस वाज माय एंटायर मोटिवेशन टू रन जेम्स ऑफ बॉलीवुड। क्या बात है। जैसे मेरा भी हमेशा ये मानना रहा है कि देखने के लिए सिर्फ आंखों की आवश्यकता नहीं होती है, दृष्टिकोण का होना भी बहुत आवश्यक है। जी, तो आप वो दृष्टिकोण दे रही हैं लोगों को देखने का। जी, सिर्फ आंखों से नहीं देखना है, उसको विवेक के दृष्टिकोण से देखना है। हाँ, कि हमारे सामने जो लाया जा रहा है वो उसका परिणाम क्या हो सकता है। पैसिव कंजम्पशन ऑफ एनीथिंग, स्पेशली एंटरटेनमेंट, मुझे लगता है बहुत डिट्रीमेंटल हो सकता है, क्योंकि वो डिज़ाइन इसी तरीके से किया गया है, ऐसे ही किया है ना। वो डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि आप इतने उसमें खो जाइए कि आप ये भी भूल जाइए कि ये जो स्क्रीन पर है वो एक्चुअली जो मरा वो दिखा रहे वो नहीं मरा है। बिल्कुल। लोग कितना रोते, पहले ऐसा भी होता था। या फिर अगर उन्होंने कुछ ऐसा दिखा दिया कि उसने ये किया और वो बहुत सक्सेस मिल गई, ऐसा भी नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड का एक नेगेटिव असर लोगों पर ये भी पड़ा है कि उन्हें समझ में नहीं आया कि चीज़ों को प्राप्त करने के रूट्स होते हैं। मतलब अगर आपको बिजनेस में चाहिए सक्सेस, उसका भी एक रूट है, एक प्रोसेस है। पर फिल्में अक्सर ऐसे दिखाती है कि एक फिल्म आई थी, मुझे याद है, सुनील शेट्टी, वो कह रहा है कि मैं चलता गया और फिर मैं बहुत करोड़ों का मेरा साम्राज्य बन गया। ये सब चीज़ें बहुत मूर्खतापूर्ण होती हैं। To achieve anything in life, there is a process. If you want to clear an exam, you study, you prepare. ऐसा नहीं होता कि आप पूरे साल खेल रहे थे और अचानक से आप एग्जाम में बैठे, आपने पास कर दिया। मुझे लगता है बॉलीवुड और जो पैसिव एंटरटेनमेंट जिसको बोलते हैं, वो ऐसे बहुत मिसलीडिंग नैरेटिव्स पब्लिक में उन्होंने फैलाए हुए हैं, जिस वजह से लोग सपने तो देखते रहते हैं पर उसमें मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि उनको वाकई में ऐसा लगता है कि किसी वन फाइन डे समथिंग विल हैपन। बट ऐसा रियलिटी में तो होता नहीं है। रियलिटी में तो ये होता है, जब प्रोसेस फॉलो करते हो फिर आपका होता है। अब जो सारे बच्चे जो एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, या जो भी कोई शॉपकीपर है जो चाहता है मेरा बिजनेस आगे बढ़े, वो प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो कुछ कैसा करते हैं। लेकिन फिल्में हमेशा सपने दिखा देती हैं, क्योंकि फिल्मों में सब कुछ सपने में हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही नेगेटिव असर है हमारी सोसाइटी पर। एक बिल्कुल अनरियलिस्टिक सपने परोस देना, और लोग बस बैठकर उन ख्यालों में रहते हैं और वो उन्हें समझ में नहीं आता है कि इसको एक्चुअली कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और भारत की जो सबसे बड़ी धरोहर है हजारों वर्षों से, और जो अन्यत्र विश्व में कहीं नहीं, किसी के पास नहीं है, वो धरोहर हमारी संस्कृति है जी, हमारी ऋषियों की परंपरा है जी, हमारे मूल्य हैं जीवन के जी। और इन्हीं पे कुठाराघात किया बॉलीवुड ने जी। इस संस्कृति को विनष्ट करने की कोशिश की है, जो कि स्वीकार्य नहीं है। हाँ। ये इनका एक एजेंडा रहा असल में। हाँ। सोचिए कितना लोग एक्सीलेंस परसू करते होंगे उस समय पर, जो इन्होंने वो शास्त्र लिखे, जो इस तरीके की चाहे वो पतंजलि योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे कैसा भी ये टेक्स्ट हो, लेकिन सिर्फ वही है जैसे ना परसूट ऑफ एक्सीलेंस, वो बहुत ख़त्म हुआ है सोसाइटी से। और मुझे लगता है वो अगेन पैसिव एंटरटेनमेंट, उसका बहुत बड़ा असर है। और मुझे बहुत दुख होता है प्रवीण जी, जब मैं ग्राउंड पर जाती हूँ, बहुत लोगों से बात करती हूँ, और महिलाएं खास तौर से, क्योंकि अक्सर आदमी लोग काम पर गए हुए होते हैं, जब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे महिलाएं घर पे मिलती हैं, वो लगभग अपना सारा समय यही पैसिव एंटरटेनमेंट में ही लगाती हैं। मुझे बहुत दुख होता है ये देखकर कि सोसाइटी में रियल आर्ट्स, जैसे अगर आप कोई म्यूजिक सीखें तो कितनी मेहनत लगती है। दैट्स लाइक लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, राइट। अगर आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, मैंने भी प्रयास किया था तो मुझे पता है, और पेंटिंग अगर करते हैं, बहुत स्किल्स चाहिए उसके लिए, बहुत फोकस चाहिए। लेकिन आप बस ऐसे ही बैठकर हम एंटरटेनमेंट टीवी देख कर ले रहे हो, द एंटायर टाइम इज वेस्टेड।
इनफैक्ट वेस्टेड नहीं, उसने आपका दिमाग में कचरा और डाल दिया। मुझे एक्चुअली इस चीज़ को लेके बहुत पीड़ा है, और अगर मैं बताऊं कि इसमें नेक्स्ट स्टेप मेरी तरफ से क्या होगा, मैं इस विषय में कुछ करना चाहती हूँ। ये जो कुछ करने को नहीं है तो बैठ के टीवी खोल लिया और ये सब देखना शुरू कर दिया, इसकी जगह वी हैव टू समहाउ ब्रिंग इन स्किल लर्निंग। एंड जो खासतौर से जो घर पे महिलाएं हैं, घर का काम हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या, दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे कैन लर्न स्किल्स। और सिर्फ स्किल्स से मैं ये नहीं कह रही कि उसमें कुछ कमाया ही जाए, वो सिर्फ वही स्किल बहुत होती हैं अभी सोसाइटी में ओवरऑल। मुझे लगता है अगेन जैसे आर्ट्स, लिटरेचर, ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए, है ना, और ये नहीं है। मतलब अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, सिर्फ ये बैठकर टीवी देख लिया, मोबाइल पे स्क्रॉल कर लिया, इंस्टाग्राम की रीलें देख ली, जिसका कोई मतलब नहीं है। एक तो वो आपको रियलिटी से हटा रहे हैं, आपको कोई चीज़ सिखा नहीं रहे हैं, उनका एजेंडा ही नहीं है कि आपका दिमाग बढ़े, पहली बात। बिल्कुल। तो वो उस विषय में मैं अगला स्टेप उसी में कुछ करूंगी, और बहुत जल्दी करूंगी। आप तो वैसे ही इतने काम कर रही हैं, कैसे आप इतने ही काम को कैसे मैनेज करती हैं अपनी दिनचर्या में? इतने इनिशिएटिव। मुझे तो लगता है मैं बहुत कम करती हूँ, इससे कहीं ज़्यादा कर सकती हूँ। मेरे डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम हैं, इतना मैं कह सकती हूँ कि पहली बात, मतलब टीवी तो है ही नहीं घर में मतलब है भी तो सिर्फ इसी के लिए है कि कभी कोई गेस्ट आए, कभी खुलता ही नहीं है। मेरे मतलब परिवार में भी किसी को ज़्यादा शौक नहीं है, और कुछ पढ़ लिया, और पढ़ना भी मैं प्रयास करती हूँ, अगर मैंने उसका कुछ पढ़ा है, कोई बुक भी पढ़ी है, तो उस पर नोट्स बनाना और फिर उसी पे कुछ आगे कुछ लिख लेना, ये मैं प्रयास करती हूँ। मुझे लगता है किसी भी तरीके का जो अगेन एंटरटेनमेंट जिसको कहते हैं, इतना मैं थकती नहीं हूँ कि मुझे एंटरटेनमेंट की बहुत आवश्यकता पड़े। और मुझे लगता है ये सोसाइटी में ये हो गया है कि हम बहुत एंटरटेनमेंट फ्रीक्स हो गए हैं, इतने तो थकते भी नहीं हैं जितना हम सोचते हैं कि अब हम बैठकर रिलैक्स करें। तो मुझे लगता है वो डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी कम हैं। कुछ ना कुछ मैं अपने काम से रिलेटेड करती रहती हूँ। बहुत अच्छी बात। थैंकफुली मैं ऐसी फील्ड में हूँ जो बहुत क्रिएटिव है, और कुछ नहीं तो आप लोगों की लाइव्स के बारे में पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड ओवर पढ़ सकते हैं, और आपको उस कम्युनिटी के लोग देश में रहते हुए भी मिल भी जाएंगे, आप उनसे जाके बात कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, बुक्स भी लिख सकते हैं। बहुत क्रिएटिव फील्ड में हूँ मैं एक्चुअली, इसलिए मैं ब्लेस्ड भी फील करती हूँ। डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग कि इस तरीके की फ्रूटफुल परस्यूट्स में अगर जीवन हम अपना व्यतीत करें, जी, इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग है जी। एंड आई ऑल्सो फील सो मच ब्लेस्ड कि इस क्रिएटिव फील्ड में हूँ, फिल्म मेकिंग में हूँ, कि दिन भर टाइम कहाँ बीत जाता है पता ही नहीं चलता। एंड ऑलवेज वी आर क्रिएटिंग समथिंग, थिंकिंग अबाउट समथिंग न्यू, अलग अलग विचारों। मतलब छुट्टी लेने का शायद आपका भी मन नहीं करता। और हमारे घर में भी टेलीविजन नहीं है। हाँ, हमारे घर में भी टीवी बहुत पहले से नहीं है। बिल्कुल। तो वो डिस्ट्रैक्शन था, उसमें वैसे भी कंटेंट कुछ देखने लायक तो आता नहीं। एग्जैक्टली। तो बहुत न्यूज़ है, तो आजकल न्यूज़ तो आप कहीं भी देख सकते हैं, अपने मोबाइल पे आप देख लीजिए न्यूज़ अगर देखना है तो। जी। तो थैंकफुली वो सब डिस्ट्रैक्शन से दूर होके ही एक कोई फ्रूटफुल काम जीवन में हो सकता है। हाँ, और हाँ, अगर काम ऐसा है और आप ब्लेस्ड हैं तो आपको ऐसा काम मिलेगा जिसमें कि आपका छुट्टी लेने का मन ना करे, आपको हमेशा आप अपना काम प्रायोरिटाइज करें किसी वकेशन पे। मुझे लगता है मैंने बहुत टाइम से कोई वकेशन लिया नहीं है, क्योंकि काम में ही सब हो जाता है, लोगों से मिलना, अच्छी जगह देखना, और वो सब काम के दौरान हो जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ के जंगल भी देखे हुए हैं, राजस्थान की वो पहाड़ियाँ भी देखी हुई हैं बॉर्डर पे, जिसमें दूर दूर तक सिर्फ सफ़ेद सैंड, मतलब वो है डेजर्ट। तो मुझे लगता है कि अलग से वकेशन लेना, ये वैसे भी मुझे लगता है कि ये पूरा एक टूरिज़्म इंडस्ट्री का बनाया हुआ, एक थोपा हुआ एक ट्रेंड है कि नाउ इट्स टाइम फॉर वकेशन, उठाइए बैग, जाइए कहीं रहिए। मुझे लगता है कि ये थोड़ा फोर्स्ड है। आप अगर अपना काम बहुत एंजॉय कर रहे हैं तो वकेशन के मोमेंट्स आप काम के बीच में से निकाल सकते हैं। लाइक इफ़ यू आस्क मी, माई आइडिया ऑफ वकेशन वुड बी कि मैंने कहीं मैं हूँ, मैंने सुबह से लेकर शाम तक काम किया, देन आई कैन हैव माई 2-3 hours बाय माई सेल्फ। आई कैन प्रॉब्ली चूज टू हैव लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी एट अ ग्रेट कैफ़े ओवरलुकिंग सी और व्हाटएवर। बट ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि कहीं चले गए इतने दिनों के लिए, मुझे पर्सनली थोड़ा बहुत अपील नहीं करता है, क्योंकि इतना कभी कोई वकेशन की आवश्यकता दिखती भी नहीं है। बहुत अच्छा। अच्छा स्वाति, व्हेन यू लुक बैक, जब पीछे आप पलट के अपने जीवन में देखती हैं, तो वो कौन सा पिवटल मोमेंट था आपकी लाइफ में जिसने आपके अंदर ये एक लॉ जगाई है, एक जोत जगाई कि नहीं, हमें इस दिशा में ये काम करना है, एज इफ दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? जी, देखिए, मोटिवेटेड तो मैं बचपन से रही हूँ,
जो भी मेरी उस वक्त इमीडिएट सोसाइटी रही या जैसी भी परिस्थितियाँ रही, मैंने हमेशा उससे अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ पीपल आई एम सराउंडेड विद। ये मेरी बचपन से एक इच्छा हमेशा से रही थी कि मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ, इंटेलेक्चुअल, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एक्सीलेंस को परस्यू करने वाले उन लोगों के साथ मैं काम करूं। मीडिया में मुझे लगता था ऐसे लोग हैं, इसलिए मैंने साइंस के बावजूद ये चुना था। लेकिन हाँ, जब आप इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है कि रोल्स होते हैं, मतलब आपको जो आप सोच कर आए होते हो कि बहुत एकदम रेवोल्यूशनरी काम करेंगे, आपको इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में आके पता चलता है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, आपके रोल्स होते हैं। सपोज जब मैंने ज्वाइन किया तो ये बीट होती है ना हमारे प्रिंट जर्नलिज्म में, एजुकेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो आप इन सब में से कुछ चुनते हो और फिर रोज़ की स्टोरीज देते हो। दैट इज़ ऑल गुड फॉर लर्निंग बट दैट्स नॉट रियली वेयर योर हार्ट लाइज और वाई यू जॉइन द इंडस्ट्री इन द फर्स्ट प्लेस। ये बात है और ये सबके साथ होता है, क्योंकि जितने जर्नलिस्ट आते हैं मीडिया फील्ड में, वो बहुत सारे लोग ये सोच कर आते हैं कि हम कुछ बदलाव या का हिस्सा बनेंगे या हम कुछ क्रांति लाएंगे या जो लोगों का जीवन बेहतर बनाएंगे, बहुत अच्छे विचारों के साथ आते हैं। लेकिन शुरू के जो रोल्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कहते हैं ना कि लाइक एनी अदर जॉब। पर मेरा साथ एक्चुअली एक मोमेंट था, और वो मोमेंट था शायद 2014 में। मैं हिंदुस्तान टाइम्स में मुंबई में थी। एक केस हुआ था, उस लड़की का नाम मुझे याद नहीं है, बट ये केस हिंदू अखबार के फ्रंट पेज पर छपा था कि एक लड़की ने कहा था कि मुझे अपने रिलीजन, मतलब शी वॉज फ्रॉम अ मुस्लिम कम्युनिटी, जिससे कि मुझे इस वजह से रूम रेंट पे नहीं मिल रहा मुंबई में। तब तक मुझे मुंबई में 1 साल हो चुका था रहते हुए। मैं मतलब गाजियाबाद से हूँ, दिल्ली में मेरी पढ़ाई हुई है, पर मुंबई में इतना रहते हुए मुझे थोड़ा ये लग गया था कि ये काफ़ी ऐसा होता नहीं है। मतलब मुंबई में ब्रोकर आपका रिलीजन इस तरीके से नहीं बॉदर करता है। मैं जिस सोसाइटी में रहती थी उसमें सब धर्म, सब लोग रहते थे और कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था, लेकिन हमको पता होता था क्योंकि ऑब्वियसली हम उनको देखते थे, या फिर कोई फंक्शन होता था तो सब साथ में मनाते थे एक्सेट्रा। तो मैंने क्या किया कि मैं उस सोसाइटी में जहाँ लड़की ने कहा था कि मुझे घर नहीं मिला, ब्रोकर ने मना किया, मैं वहाँ चले गई। और आप यकीन मानेंगे, मेरे अलावा वहाँ कोई गया ही नहीं था रिपोर्टर। सब लोग सिर्फ लड़की का जो बयान था, वो जो कुछ टीवी चैनल्स को उसने कहीं खड़े होकर दिया होगा, उसी को प्ले किए जा रहे थे। उस पर सब आउटरेज कर रहे थे कि हाँ, यहाँ तो मोदी अब आ गए तो अब यही होगा, है ना, बीजेपी आ गई है तो अब तो यही होगा, या फिर ये देश तो है ही कम्युनल, तभी तो 2002 के दंगे हुए थे। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो लोग ट्विटर पे बहुत लिखते थे, जिसका मतलब, और मेरा पूरा एक ये था कि अच्छा पता तो करो, ब्रोकर से बात तो करो, उस सोसाइटी में जाके तो देखो। और प्रवीण जी, मैं अकेली थी वहां पर। मतलब मुंबई में इतनी मीडिया है ठीक है, इतने लोग हैं, किसी ने क्रॉस चेक नहीं किया। जब मैं वहां गई, अच्छा मैं जब गई ना सोसाइटी में, मुझे लगा मीडिया इट वुड बी टीमिंग विद रिपोर्टर्स, पर कोई भी नहीं था। तो फिर ठीक है, मैं अंदर गई और ढूंढते ढूंढते ब्रोकर तक भी पहुंची। वो अंडरग्राउंड था, मतलब अंडरग्राउंड इन सेंस सोसाइटी में वो काम नहीं कर रहा था, उसके ऊपर इतना खतरा हो गया था क्योंकि वो लेबल हो गया था ना मीडिया में कि वो कम्युनल है और वो किसी मुस्लिम लड़की को घर नहीं दे रहा है किराए पर। समहाउ मैं उससे मिली, उसने मुझे 1 महीने पुराना लेटर दिखाया जो उसने पुलिस में जमा किया हुआ था कि ये लड़की बिना ब्रोकरेज के रह रही है। अच्छा, मुंबई में ये चीज़ें चलती नहीं है क्योंकि बहुत सिस्टम एक तरीके से रिजिड है ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई रह ले, क्योंकि वहाँ पे तो पेपर वर्क वगैरह बहुत होता है। आप ऐसे ही मकान मालिक से अकेला बात करके रह लो, ये मतलब कम होता है वहाँ पर। मतलब बेसिकली पेपर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मुंबई। तो मैंने कहा ये क्या, फिर मैंने पुलिस स्टेशन पे जाकर कहा तो उन्होंने उसको वेरीफाई किया, हाँ पुलिस स्टेशन भी पास में ही था। फिर मैंने सोसाइटी में जनरली लोगों से पूछा कि यहाँ पर और धर्मों के लोग नहीं रहते हैं कि? उन्होंने कहा बिल्कुल रहते हैं। उन्होंने मुझे 6-7 घर दिखा दिए। मैं सबके घर उस पर दरवाजे पर गई, मैंने थोड़ी उनसे बात की। मैंने कहा कि आपको तो नहीं, आपको मना किया किसी ने? कहते नहीं, हमको किसी ने मना नहीं करा। वही मुस्लिम धर्म के लोग। उनका हम यहाँ पे रहते हैं, जैसे लोग ब्रोकरेज लेकर रहते हैं हम भी देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर मैंने वो रिपोर्ट छापी तो मैं मतलब मुझे आज तक हैरानी है कि वो कोई गया ही नहीं था वहाँ पर। तो मुझे एक बात तब स्ट्राइक हुई कि कल्चर सोशल मीडिया से शायद पहले भी रहा हो, हियरसे का कल्चर पहले भी रहा है, तो सोशल मीडिया से अब ये एकदम मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है कि बस आपने कोई इंसिडेंट, हाफ बेक्ड सा इन्फॉर्मेशन आपको मिला, उसके ऊपर आपने अपने बायस रूप में ट्वीट्स और वो पोस्ट आउटरीच करना स्टार्ट कर दिया। और ग्राउंड पर क्या रियलिटी है, क्या लोग वाकई में इतने हेटफुल हैं, क्या वाकई में किसी को ऐसा मना किया जा रहा है, और आपकी आउटरीच का ग्राउंड पर असर क्या पड़ रहा है,
अब ये भी तो सोचिए ना कि उन लोगों ने तो उसे लेबल कर दिया कम्युनल, उस इंसान का तो आपने नहीं सोचा ना कि उसके ऊपर कल हमला हो जाए। तो ये सब चीज़ें थी, वो बहुत डरा हुआ था आदमी। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई विल डू इट इफ़ नोबडी एल्स इज डूइंग इट, एंड आई एंटर्ड जर्नलिज्म ये सोच करके तो बेयर मिनिमम है, सब करते ही होंगे। तब मुझे लगा ये मैं करूँगी, मैं केसेस को क्रॉस वेरीफाई भी करूँगी, और मैं ये भी प्रयास करूँगी कि जो रियलिटी जैसी है, जो जिन लोगों के जो भी मोटिवेशंस हैं, उस लड़की का भी मैं ये नहीं कहती हो सकती उसका मोटिवेशन सिर्फ यही था कि उसे कुछ दंगे कराने थे। तो हियर आई वुड लाइक टू आस्क यू, यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि क्या पर्पस था, क्या एजेंडा था, और किसका एजेंडा रहा होगा कि हिंदू जैसे अखबार के फ्रंट पेज पे ये खबर छप रही है और वो पूरे सोशल सर्कल्स में वो न्यूज़ वायरल हो रही है बिना क्रॉस चेक किए। किसका ऐसा सोचना होगा, किसकी ये सोच और किसका ये उद्देश्य होगा? अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये बहुत रेलिवेंट है जो मैंने जब कवर किया उसके बाद क्या हुआ ये पता करने में। तो ओके, जब वो खबर छपी थी तो मैं एक चीज़ पे बहुत हैरान थी प्रवीण जी, वो ये कि तब अखबारों में बिना पुलिस कंप्लेंट के एलिगेशन छपता नहीं था। मतलब कोई भी ऐसे बोल दे कि मेरे साथ ये हुआ है, लेकिन उसने पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं दिया है, उसको सीरियस एलिगेशन नहीं माना जाता था। इसको रिपोर्ट नहीं किया जाता था। फिर भी हिंदू अखबार ने उसको फ्रंट पेज पर छापा, जबकि तब तक लड़की ने पुलिस में ये ऐसी कोई कंप्लेंट दी नहीं थी कि भाई मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ना ही उसने माइनॉरिटी कमीशन में भी कोई चिट्ठी डाली थी। तो उसने कहीं कुछ किया ही नहीं था, उसने सिर्फ एक रिपोर्टर से बात कर ली। अब यहाँ पे मुझे ऐसा समझ में आया कि बहुत चीज़ें एक साथ प्ले की होंगी। जैसे मैं नहीं मानती कि लड़की का कोई एजेंडा कोई दंगे कराना होगा, ठीक है, लेकिन ये ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि जब वो कोई कैजुअली ये बता रही होगी कि मुझे ऐसा हुआ, तो हो सकता है किसी रिपोर्टर को लगा हो कि अगर मैं ये एलिगेशन छापूं तो हो सकता है मेरी पहली बात मेरी खबर फ्रंट पेज पर आए, और हो सकता है उसके खुद के दिमाग में ऐसा हो कि अब मोदी की बीजेपी अब आ गई, अब तो ये होगा ही होगा, और ये पहली स्टोरी है जो इस तरीके की है। हो सकता है लोगों के अंदर एक इरेशनल फियर भी हो सकता है रिपोर्टर्स के मन में भी हो। मतलब ऐसे कई सारे कॉम्प्लेक्स रीजंस रहे होंगे। मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि किसी पॉलिटिकल पर्सन ने इसको थोड़ा टूल भी दिया हो कि हाँ ये खबर बड़ी है, आप उठाओ तो हम इसको उठाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक खबर कोई रिपोर्टर क्यों लिखता है। बट जो भी था, उस अखबार की बहुत इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आज तक कहती हूँ कि उन्होंने बिना किसी कंप्लेंट के एलिगेशन के बेसिस पर फ्रंट पेज खबर छाप दी। आज तक भी ये अनएथिकल माना जाता है। और उसके बाद ना लेकिन एक ट्रेंड भी चल गया था कि ऐसे कोई भी एलिगेशन देता था कि मुझे जय श्री राम नहीं बोलने पर पीटा गया और उसका कोई प्रूफ नहीं है, पर उसके बेसिस पर उसने कंप्लेंट भी नहीं दिया, कंप्लेंट में वो बात लिखी भी नहीं हुई है, लेकिन वो छप जाती थी। लेकिन मुझे लगता है अब उस पर थोड़ा स्टॉप हुआ है, क्योंकि शायद ऐसे बहुत सारे केसेस उसके बाद हो गए कि जब ऐसे एलिगेशंस हुए और कंप्लेंट में वो बात लिखी नहीं थी, और जब पुलिस ने वेरीफाई किया या लोगों ने वेरीफाई किया, जर्नलिस्ट ने किया, तो वो ऐसा झूठ निकली। ऐसे काफ़ी केस हुए हैं। गुरुग्राम में भी एक केस हुआ था, एक लड़के ने ऐसे बोला था कि मेरी टोपी हटा दी और कहा, और थप्पड़ मार के चले गए, बोले जय श्री राम बोलो। लेकिन बाद में ऐसा कुछ केस नहीं निकला, बल्कि एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर था जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि ये ट्यूटर्ड लगता है हमको लड़का, कि किसी ने उसको ट्यूटर किया है। बड़ा आम सा लड़का था, बिहार से गुरुग्राम आया हुआ था, टेलर की दुकान पे काम करता था। एक और केस हुआ था जिसमें इनफैक्ट एक ऑल्ट न्यूज़ करके फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है, उसके फाउंडर ने ही वो झूठ फैलाया था। लोनी गाजियाबाद में एक केस था, उसमें सिर्फ एक वीडियो आई थी, वीडियो में कोई ऑडियो नहीं था। तो जिसने भी वो वीडियो पहली बार अपलोड की थी उसने ऑडियो म्यूट करके, ऑडियो हटा के अपलोड किया था। उस वीडियो में ये दिख रहा था कि एक मुस्लिम आदमी बैठा हुआ है और कुछ 4-5 लड़के उसकी दाढ़ी काट रहे हैं। तो ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर मोहम्मद जुबैर है उसका नाम, उसको भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने शायद एक वो भी दिया है अवार्ड। उसने क्या किया, उसने वीडियो अपलोड किया ये कहकर कि इन 4-5 लड़कों ने इस आदमी को जय श्री राम ना बोलने पर और मुस्लिम होने की वजह से की दाढ़ी काट दी। बाद में जब खबर आई, और वो मैंने भी एक्चुअली इसका फैक्ट चेक भी मैंने ही किया था, बात करके लोगों से मैंने, और वो ये निकला कि पीटने वाले में हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, मुस्लिम वाला कोई मामला नहीं था। उस आदमी ने जिसको पीटा जा रहा था, बुजुर्ग थे, पीटना अच्छा नहीं लगता, एक्चुअली पीटा नहीं था, दाढ़ी काटी थी, उन्होंने एक टोटका दिया था एक लड़के को, हिंदू लड़का था वो, कि तुम्हारी ये खिला दो तो तुम्हारी वाइफ के कोई बेटा हो जाएगा, ऐसा कुछ। बट वो उल्टा मिसकैरेज हो गया था।
तो वो उसको लड़ने आया कि तूने तो ये टोटका दिया था, ये तो हुआ नहीं। तो इसमें कोई रिलीजन वाली बात नहीं थी। और ऑडियो म्यूट करके उसको चलाना अपने आप में एक, मतलब जिसने भी वो अपलोड किया उसको सोचना चाहिए था कि ये म्यूटेड क्यों है ऑडियो इस वीडियो का। तो ऐसे ऐसे केसेस बहुत सारे हुए और मैं एक तरीके से एक के बाद ऐसे केसेस को वेरीफाई करती चली गई। और वेरीफाई करने के लिए मुझे वहाँ ग्राउंड पे जाना पड़ा। मैं गई, वो थोड़ा स्कैरी भी था, काफ़ी चीज़ों में वो स्कैरी भी रहा मेरे लिए, क्योंकि अचानक से आप बस सुनकर चले गए कि ऐसा हुआ और मैं वहाँ किसी को जानती नहीं। और मतलब हो सकता है वो जगह वाकई में इतनी रिस्की होती अगर वहाँ पर ऐसे केस हुए हैं तो लेकिन चलिए ईश्वर के दया से सब ठीक रहा। और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस वेरीफाई किए, क्रॉस चेक किए, और बहुत सारे केसेस झूठे निकले, रियलिटी कुछ और निकली। मेरे एफर्ट से एक वेबसाइट, इंडिया स्पेंड की एक वेबसाइट होती थी, फैक्ट चेकर, वो उन्होंने एक पूरा डेटाबेस निकाला था 2019 के इलेक्शन से पहले। उसमें कोई 300 केस उन्होंने लिस्ट किए थे, जिसमें उन्होंने पूरा ये कंक्लूड कर दिया कि इन केसेस के बेसिस पर कि इस देश में हिंदू लिंच करते हैं मुस्लिम्स को, और बहुत बड़ी मात्रा में। तो फिर मैंने उसके एक के बाद एक केस वेरीफाई करने शुरू किए थे। तो उनकी फर्जी एंट्रीज थी उसमें, मतलब केस में हुआ कुछ और। तो सपोज दिल्ली का एक केस था, उसमें 2 कपल्स आपस में लड़े थे, ठीक है। तो उन्होंने लिख दिया कि इन 4 लोगों को हिंदुओं ने असॉल्ट किया, पर उसमें हिंदुओं का काम नहीं था, वो 2 मुस्लिम कपल्स आपस में लड़े थे। और जब मैंने वो क्रॉस वेरीफाई किया, मैंने रिपोर्ट छापी, तो फैक्ट चेकर ने वो बस एंट्री हटा दी और कह दिया ये 300 में से एक केस गलत निकला, लेकिन बाकी ठीक है। फिर मैंने एक और केस किया, फिर एक और केस किया, ऐसे करती मैं चले गई। और उसके बाद मैंने ये भी दिखाया कि आप बहुत बायस्ड हो, आप वो केसेस लेते ही नहीं हो जिसमें हिंदूज को भी तो लिंच किया गया है, क्योंकि ये तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है हमारे देश में। हमारे देश में कोई परसिक्यूशन नहीं हो रहा है ना किसी कम्युनिटी का, और 100 साल का इतिहास है इस चीज़ का। फिर उन्होंने पूरा का पूरा डेटाबेस ही पुल डाउन कर दिया। ये इलेक्शन से 2019 के इलेक्शन से पहले हुआ था। मैंने इस पे 3 या 4 रिपोर्ट्स फाइल की हैं। इंडिया स्पेंड का डेटाबेस होता था, और वो उसका इनफैक्ट जो एक फाउंडिंग मेंबर था वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था। ये भी एक बड़ा शेडी सा काम था। क्या बात है। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। प्राच्यम is putting out as an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.
स्वाति, आपने कई इनिशिएटिव्स, बड़े यूनिक इनिशिएटिव्स पे काम किया है, अपार्ट फ्रॉम जर्नलिज्म तो एक प्रोफेशन है ही आपका, लेकिन जैसे कहते हैं ना, एक मौलिक, एक ओरिजिनल पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ना, है ना, और राष्ट्र हित में सोचना, है ना, समाज के हित में सोचना, सत्य के मार्ग पे आगे बढ़ना, है ना, कई चीज़ें हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आप क्या मानती हैं, तो वो क्या होगा? देखिए, उपलब्धि एक तो ऐसे होता है कि जो आपको और लोग अवार्ड्स देते हैं या कोई रिकग्निशन देते हैं, अक्सर लोग उनको उपलब्धियों में गिनाते हैं। अगेन ईश्वर के दया से मुझे इतने कुछ सालों में काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। एक अवार्ड तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी से भी मिला है। उसके अलावा भी ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे समय समय पर जर्नलिज्म या समाज सेवा के लिए अवार्ड दिया है। सांस्कृतिक योद्धा अवार्ड की बात करें, जो आपको भी मिला बिल्कुल जी, मैं भी था उसमें। वो बिल्कुल बहुत ही आपको सही अवार्ड मिला, यू राइटली डिजर्व्ड इट है। हाँ, अच्छा लगता है मुझे आज भी सोचकर कि वो एक्चुअली थोड़ा जर्नलिज्म से परे था। लेकिन हाँ, उपलब्धि देखिए, बहुत लोगों का, अगर मेरा काम क्रेडिबल माना जाता है, बहुत लोग एकदम विश्वास कर लेते हैं, बहुत लोग नहीं, लगभग सब, तो वो मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। उपलब्धि मैं ये भी मानती हूँ कि द चाइल्ड इनसाइड मी is still alive. It's as curious as when I started my journalism. देखिए, ये एक बहुत कन्वेंशनल फील्ड नहीं थी, खासतौर से साइंस बैकग्राउंड के लिए। लोग और करते हैं टिपिकल बीटेक या फिर इंजीनियरिंग, जो कि बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल होती हैं फील्ड्स, लेकिन मैंने कुछ क्रिएटिविटी और एक क्यूरियोसिटी की वजह से इसको ज्वाइन किया था। मुझे बहुत जानने का मन था कि लोग जो जीवन, मतलब इतने सारे लोग हैं हमारे आसपास, उनके जीवन कैसे होते हैं। सर्वाइवल में एक्चुअली मेरी काफ़ी रुचि है। मुझे बहुत ज़्यादा इंट्रीग करता है कि कैसे लोग डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। मतलब ईश्वर की दया से बहुत कंफर्टेबल लाइफ रही है, और मैं क्योंकि बहुत कंप्लेनिंग नेचर की हूँ नहीं, तो हो सकता है किसी को मेरी लाइफ टफ लगे, पर मैं कहूँगी कि नहीं, इस तरीके से सब कुछ अच्छा रहा है। लेकिन मुझे बहुत, चाहे वो स्लम्स हो, कि लोग किन परिस्थितियों में अपना गांव का घर छोड़कर आते हैं और शहरों में रोड के किनारे रहते हैं, या फिर कोई बिजनेसमैन हो जो अपना कहीं छोड़कर आता है, बिल्कुल स्क्रैच से कहीं पूरा बिजनेस बना लेता है, या इवन पाकिस्तान से आए हुए डिस्प्लेस लोग हों तो सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कि कहीं उनकी बच्चियों का किडनैपिंग ना हो जाए, या फिर अगर हम वहाँ रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी वो स्कूल ही नहीं जा पाते। तो उनको लगता है 18 साल वो लोग वेट करते हैं कि कब हमारा वीज़ा आएगा और हम कब भारत आएंगे। सोचिए, ऐसे केसेस। मतलब हम बहुत सीरियसली लेते हैं इस बात को कि हमारी जीवन में क्या उपलब्धियाँ रहेंगी, हम यहाँ से स्टार्ट किया है, कल हमारे पास कितना पैसा होगा, हम कितना गाड़ियाँ होंगी, क्या हमारे पास बैंक बैलेंस होगा, व्हाटएवर, या फिर हमारी क्या पर्सनल अचीवमेंट होगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ, जैसे अगेन पाकिस्तानी हिंदूज़ की मैं बात करूँ, वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए सब कुछ करते हैं। मतलब अगर वो 15-16 साल 18 साल वेट करते रहे पाकिस्तान में वीज़ा का, वो इसलिए क्योंकि वो किसी तरीके से भारत आ जाए, उनका तो जीवन स्लम्स में बीतेगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन भारत की नागरिकता उनको मिलेगी क्योंकि वो वहाँ पैदा होंगे, और फिर उनका कोई जीवन अच्छा हो जाएगा। तो ये जो स्टोरीज ऑफ पर्सनल सैक्रिफाइस हैं, ये सब मतलब मुझे बहुत इंट्रीग करता है, क्योंकि मुझे ना, प्रवीण जी, थोड़ा मेरा ये भी इतिहास रहा है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ ये तो नहीं हो सकता कि आपका रिज्यूमे इवेंचुअली कैसा दिखता है ठीक है, या फिर आप पे पैकेज कितना दे, यस, या फिर पे पैकेज कितना बना है। बहुत सही। तो कुछ ऐसा हो गया कि सब लोग एक रेस में भागे, क्योंकि सबकी परिस्थितियां ऐसी नहीं होती हैं कि सब लोग ये रेस लगा पाएं। फिर मुझे ये भी लगता था कि यही उद्देश्य अगर जीवन का होता तो मतलब दिस कैन नॉट बी द ओनली मॉडल ऑफ लिविंग। आसपास बहुत मॉडल्स हैं रहने वाले, लोग सन्यासी की तरह भी रहते हैं, और मैंने ऐसे सन्यासी बचपन में देखे हैं। हमारे घर में भी, हमारी गली में आते जाते भी थे। मतलब मैंने उनको कुरेद के जानने की कोशिश की है कि क्या उनके अंदर जेलसी या इन्फीरियॉरिटी, या मैंने कुछ गलती कर दी जीवन में, ऐसी फीलिंग्स भी हैं क्या। कि सपोज़ किसी ने संन्यास लिया कोई अपने जवानी में, अभी वो 50-60 साल के हैं, तो क्या वो रिग्रेट करते हैं, क्या वो हमको या औरों को देखकर जेलस फील करते हैं। मैं बहुत जानने का ये प्रयास करती थी, क्योंकि मेरे को ये रहता था कि अभी मैं छोटी हूँ,
मतलब मैं अपने स्कूल कॉलेज की बात कर रही हूँ, तो मेरा जीवन का मॉडल क्या होगा ये मुझे पता करना था। क्योंकि अगर मॉडल सिर्फ यही है कि बस पे पैकेज और वो सब परसू करना है, तब मुझे लगता था फिर तो बस रूथलेसली वही करना चाहिए। फिर जीवन में काइंडनेस के लिए भी क्यों रुका जाए। मतलब मेरे को बहुत सारे प्रश्न थे। मतलब सब लोग एक लेवल पे स्टार्ट नहीं करते, है ना, सब अलग अलग लेवल पे करते हैं। तो मुझे लगता था कि आज सिर्फ उसको दुर्भाग्य मान लिया जाए कि ये जो कुछ लोग ऐसे सिंपलिस्टिकली बोल देते हैं कि ये तो आपके कर्म के अनुसार आपका इस परिवार में होता है। लेकिन ये भी बात सच है कि आप सिर्फ अमीर परिवार में पैदा हो गए तो ये तो सिर्फ अच्छा भाग्य नहीं कहा जा सकता। गरीब परिवार, बहुत खुशी बहुत होती है गरीब परिवारों में भी, अमीर गरीब का सिर्फ डिस्टिंक्शन नहीं हो सकता। मतलब ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमेशा से रहते थे। मैंने एक्चुअली एक समय ऐसा भी था जब मैंने अपनी पढ़ाई को पीछे रखकर मैंने बहुत फिलोसोफर्स को पढ़ने की प्रयास किया था। और ये तब हुआ जब मैं मिरांडा हाउस में गई थी। वहाँ पे एक लाइब्रेरी बहुत थी, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हम लोगों को एक्सेस हम कर सकते थे। बहुत समय लगाया, इवेंचुअली मुझे कुछ बहुत कन्विंसिंग नहीं लगा कोई भी उत्तर, मैं आपको सही बताऊं। चलता रहा, संभव मैंने डिग्री भी पूरी कर ली, लेकिन तब तक मुझे समझ में नहीं आया था कि जीवन का मॉडल क्या हो। इज इट टू जस्ट परस्यू सक्सेस और इज इट टू जस्ट परस्यू स्पिरिचुअलिटी इन दैट सेंस कि क्या संन्यास इन अ वे, आप समझ रहे हैं कि क्या क्या मॉडल होना चाहिए मेरे को। और एक गृहस्थ मॉडल भी है जो कि जो सिर्फ ये भी था कि कुछ मत करो, अपना शादी हो ही जाती जैसा भी आपका सोशल सिस्टम है, और वो भी एक मॉडल है ना। वैसे भी हमारे परिवार में कोई वर्किंग लड़की तब तक थी नहीं, मतलब आई एम द फर्स्ट गर्ल। ऐसा कोई रिग्रेसिव नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मॉडल यही था कि क्योंकि मैं एक बिजनेस कम्युनिटी से आती हूँ, बनिया कम्युनिटी से आती हूँ, तो यहाँ पर ऐसे ही रहता है, सब लोग की शॉप्स वगैरह रहती थी, बिजनेसेस होते थे, लड़कियाँ वर्किंग ऐसी हों ऐसा कोई कल्चर था नहीं। बल्कि कॉलेजेस भी ज़्यादा लड़कियाँ जाती नहीं थी, ज़्यादातर मेरी कज़न्स ने घर से ही पढ़ाई की स्कूल के बाद, मतलब किसी ने कॉरेस्पॉन्डेंस से, किसी ने इस तरीके से। मैं पहली थी और मेरे घर में इस बात को लेकर थोड़े बवाल भी मचा था कि मैं मतलब दिल्ली जाके पढ़ाई करूँगी, ये सब भी काफ़ी हुआ था। मेरे पर ये भी बहुत प्रेशर था कि मुझसे कोई भी गलती ना हो जाए, सो टू से, यू नो, सोशली। बट लकी फॉर एवरीवन मेरा कोई रुचि नहीं थी कोई बॉयफ्रेंड्स में या इन सब चीज़ों में, मेरा कोई, क्योंकि मैं इन सब जो आध्यात्मिक और ये जो जीवन से जुड़े प्रश्न थे मैं इनके पीछे बहुत थी। आज भी मेरे पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं ना स्कूल के, तो मुझसे आज तक पूछते हैं कि क्या तुझको वो उत्तर मिल गए। हाँ, क्योंकि उनको मेरा वही याद तो है। यही प्रश्न मैं भी करना चाहूँगा कि फाइनली कौन सा मॉडल अपनाया आपने जीवन में? इवेंचुअली मुझे ये समझ में आया कि जीवन कर्म है, मतलब आपने एक चॉइसेस कुछ ली हैं और आप उसमें अपना बिल्कुल फुल पोटेंशियल से काम कीजिए। और हाँ, खराब चीज़ों को हटाते जाना, इन द सेंस खराब मतलब जो अनप्रोडक्टिव हैं, जो सिर्फ दे आर नॉट एलिवेटिंग यू इन एनी सेंस, जिसको हम एंटरटेनमेंट कह देते हैं, हालांकि उसको एंटरटेनमेंट भी नहीं कहना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली वो आपको परेशान ज़्यादा करती है, क्योंकि अगर आप दिमाग में कचरा भर लेते हो उन सब में। मुझे लगता है कर्म जीवन है, आप एक्सीलेंस का परस्यूट हमेशा करते रहे, उसके लिए जीवन छोटा ही है। सपोज आई राइट, सो देयर इज़ so many skills to learn about writing. There is so much already written. एंड मतलब मैं सोचिए, लोग ऐसे हैं जो अपने अपने जीवन में 60 बुक्स लिखकर चले गए हैं। कितना लोग पहले काम करते थे, बहुत काम करते थे। अच्छा, आज इतना लोग काम नहीं करते हैं ना, लेकिन पुराने कुछ लोगों के देखें तो वो म्यूजिशियंस भी थे, उन्होंने पता नहीं कितनी शॉर्ट स्टोरीज, मतलब अगाथा क्रिस्टी का भी मैं कई बार देखती हूँ कि अच्छा कितना लिख गई हैं वो। ऐसा नहीं है, मैंने उनका बहुत पढ़ा नहीं है क्योंकि दैट्स नॉट एग्जैक्टली माई इंटरेस्ट, बट द वॉल्यूम, शेयर वॉल्यूम शी हैज़ क्रिएटेड, और अदर पीपल, इट्स लाइक ट्रेमेंडस। और वो लोग तो टाइपराइटर भी नहीं होता था, पेन कैसे लिखते थे। बट आई थिंक हमारी जनरेशन ओवरऑल बहुत समय बर्बाद करती है, बहुत करती है, बहुत सही कहा, है ना। और पुराने लोग कितना काम कर लेते थे, मतलब बड़ा प्रोडक्टिव जीवन रहता था बहुत। और ये मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी रहती थी। यस यस। आप देखिए कि कोई मतलब साहित्य में भी रुचि है, तो दर्शन में भी है, तो पेंटर भी है, तो संगीतकार भी है, कुछ तो समय आर्मी में भी कर लिया काम, है ना। हाँ, और पता चला इन सब के बाद अच्छा वो फ्रीडम फाइटर भी थे, अच्छा उन्होंने जेल में भी गए थे। ये क्या, कुछ समझ में नहीं आता सोच ये बड़ी विलक्षण ये प्रतिभा। मुझे लगता है कि पूरे जीवन में मैं शायद जितना काम अब तक किया है, कुछ लोग शायद कुछ सालों में ही कर रहे थे। और विभिन्न रंगों को अपने ऊपर थोड़ी सी मुझे वैसे नहीं, आपने तो फिर भी किया, लेकिन ये एक मैसेज है युवाओं के लिए
कि अपने जीवन में को जो है विभिन्न रंगों से उसको सजाना चाहिए। ये बहुत पहले के लोगों से सीखने वाली बात है और निश्चित रूप से हमें लगता है कि उन लोगों के बारे में पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें जीवन में। ये बहुत आवश्यक है। तो लाइफ में अपने उद्देश्यों पे चलने के लिए, अपने कॉजेज पे काम करने के लिए बहुत से त्याग करने पड़ते हैं। कौन से त्याग आपको करने पड़े और कैसे इस त्याग ने और इस जीवन की परिस्थितियों ने आपको व्यक्तित्व को एक शेप दिया, एक आकार दिया? देखिए, त्याग अब मुझे अचानक ऐसा नहीं पता कि क्या त्याग किया है। मैं बहुत ही, मेरा अनकम्प्लेनिंग नेचर है। मतलब मुझे आसपास ये मेरे घर में भी सब बता देंगे, मेरी माँ भी बता देंगी कि शायद मैंने बचपन से ही कभी ऐसा किया नहीं कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, या मेरे साथ ऐसा हो गया, या मुझे ये नहीं मिला, वो है नहीं। तो क्या होता है कि जब भी मैं पास्ट को देखती हूँ अपने, कैसा भी, मेरे मन में बहुत ग्रैटिट्यूड है। मतलब मैं बहुत साल हो गए हैं पर मैंने ईश्वर से कुछ मांगा नहीं है, मैं उनको बस धन्यवाद ही देती रहती हूँ, क्योंकि जो जो मैं करना चाहा उसमें बहुत साथ मिला। देखिए, अपने ग्राउंड विजिट्स की ही बात करती हूँ। राइट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आई वेंट आउट अलोन, और मैं इसको फिर दोहराती हूँ कि जैसे टीवी जर्नलिस्ट होते हैं, ऑल रिस्पेक्ट टू देम, आई एम नथिंग अगेंस्ट देम, बट वो पूरे क्रू वगैरह के साथ, जहाँ का बजट भी काफ़ी हाई होता है उस अनुसार, जितना वो एक रिपोर्ट पर खर्च कर पाते हैं, हम लोग इतना कर भी नहीं पाते हैं। तो मतलब 2-3 लड़के भी रहते हैं ना, क्योंकि वो कैमरा पकड़ते हैं, कोई लाइट पकड़ रहा है। मैं हमेशा अकेले चली जाती थी, और मतलब मुझे याद है कुछ ट्रिप्स ऐसी थी कि पूरी रात मेरे को नींद नहीं आती थी कि मैंने टिकट करा तो ली है ट्रेन की या कहीं पहुंचने की, वहाँ मैं जाऊंगी कैसे, वहाँ मैं करूँगी क्या। जैसे एक बार जम्मू के बॉर्डर पर मुझको जा रहा था, वहाँ एक रोहिंग्या कम्युनिटी वहाँ आके बसी थी, और वो कैलकाटा से सीधा वहाँ ट्रेन पकड़ के वहाँ बसाए गए थे एजेंट्स के द्वारा। मुझे पता था इस बात का, तो बस वहाँ पे मैं चले गई, और वहाँ लोकल एक गाड़ी हायर करी मैंने। मुझे गाड़ी वाले का कुछ और क्या था कि वह ओला उबर ऐसे वाली सुविधाएं नहीं थी जैसे जम्मू जैसे जगह में, जहाँ कोई ट्रैक कर सके। मैं जम्मू में किसी को जानती भी नहीं थी, बस ऐसे ही किसी पे विश्वास किया, थोड़ा बहुत पता करके, थोड़ा स्किल्स होता है, ठीक है, आपको भी लगता है कि ये विश्वास योग्य है, जा सकते हैं, मुझे पर बस चले गए। अच्छा, वहाँ किसी को नहीं पता कि मैं उस एरिया में गई भी हुई हूँ। लेकिन क्या होता है कि एक तो देयर इज सम इनेट फेथ इन पीपल। मैं ऐसा मानती हूँ कि एक जजमेंट जो होता है वो भी एक फेथ पर थोड़ा बेस्ड होता है। अगर मुझे लगता है ठीक रहेगा तो बस उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं अंधे तरह नहीं चल देती कि नहीं कुछ भी नहीं पता, मुझे थोड़ा जजमेंट लेती हूँ और उसके बाद मैं अपना एक परस्यू कर लेती हूँ। तो बस मतलब ऐसे उस और अच्छा क्या होता है कि जैसे मान ली कि गाड़ी हायर करके गई हूँ तो वो तो मुझे बाहर ड्रॉप कर देगा कि मैडम अब आप अंदर जाइए, अंदर मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर मैं उसका नंबर ले लेती हूँ और मेरे पास फ़ोन के अलावा और कोई कांटेक्ट उसके साथ है नहीं। फिर मैं अगले 2-3 घंटे के लिए अकेले उन बस्तियों में घूम रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, और लोग हॉस्टाइल हैं। ऑब्वियसली वो जो लोग आके बसे हैं वो नहीं बात करना चाहते यहाँ की मीडिया से, भले वो कोई भी मीडिया हो, और वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आप वहाँ पे गुम भी हो जाओगे तो किसी को पता ही नहीं है कि आप वहाँ गए भी थे। और ये सिचुएशन में बता सकती हूँ कि अभी मैं पीछे देखती हूँ और कहूँ कि नहीं बहुत मज़ा आया। सच्ची बात तो ये कि हर असाइनमेंट से पहले मुझे डर लगता है, और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, जब तक मैं वापस अपनी जगह पे नहीं आ जाती, तब तक मुझे एक दुख सी तो रहती है, थोड़ा टेंशन रहता है। इसमें तो बहुत खतरा इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल होता है। अब मैं क्या कहूँ, ईश्वर मेरे साथ है। अगर मैं कहूँ कि मैंने कुछ मूर्खताएं की हैं, हाँ, एक चीज़ से बचने की हमें कोशिश करती हूँ, वो है जर्नलिस्टिक डिस्परेशन। कई बार आपको ऐसा लगता है कि स्टोरी बहुत अच्छी है, उसमें आपका एक रिस्क होता है कि अपना विवेक खो दो और कुछ ऐसा डिसीजन ले लो कि जी मैं तो चले जाऊंगी और कुछ देखी जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे मैं थोड़ा सा बचती हूँ, प्रयास करती हूँ। नहीं तो उसका भी बड़ा नशा होता है कि यार मुझे मिल जाएंगे लोग, साधारण लोग उसी के पीछे भागते हैं। जी, मतलब यूपी के ऐसे जगह पर गई हूँ जो काफ़ी बदनाम है, जो अभी तो चलिए फिर भी थोड़ा बेटर हो गए हैं, लेकिन वही वाले जगह जहाँ पे पहले लड़कियाँ यूँ उठा भी लिए जाती थी और बाद में 3 दिन बाद वहाँ फेंक भी देते थे, और 3 दिन तक पता भी नहीं होता था कहाँ पर है। वहाँ पे भी जाना पड़ा। दंगों वाली जगह पे भी काफ़ी गई हूँ। एक बार मैं भैंसा गई थी, तेलंगाना में, हैदराबाद से कोई 4-5 घंटे दूर है, और पूरा रास्ता ऐसे जंगलों टाइप का ही है, खेत वेत से जंगलों से जाते हैं, और वहाँ बहुत हॉस्टाइल गवर्नमेंट भी थी। मतलब उन्होंने वहाँ
वहाँ के रिपोर्टर्स को ही जेल में मतलब केस वेस फाइल कर दिए थे वो इंसिडेंट रिपोर्ट करने के लिए। तो वहाँ पे दंगे हुए थे, 2 दिन के दंगे हुए थे किसी इंसिडेंट को लेकर हिंदू और मुसलमान के बीच में। और ट्रिगर ये बताया जाता है कि वहाँ पे कोई तबलीगी जमात का इज्तिमा लगा हुआ था, गैदरिंग। तो वहाँ पे कुछ लड़के बाहर से आए हुए थे, उन्होंने कुछ बदमाशी की थी, तो उसके ऊपर थोड़ा मतलब उन्होंने शुरुआत की थी। पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार भी इज्तिमा वालों ने ही शुरुआत की थी। तो क्या हुआ कि पहले दिन वहाँ बहुत घर जला दिए और अगले दिन फिर हिंदू साइड ने रिटेलिएट किया, उन्होंने भी घर जला दिए। फिर जब घर मतलब हिंदू साइड के रिटेलिएशन के बाद दंगे रुक गए। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मेरे लिए वो आज तक एक्चुअली वो मैं भूलती नहीं हूँ साइड। 20-25 घर लाइन से जले हुए हैं, मतलब कुछ भी नहीं बचा। गरीब परिवार थे। जब मैं लोगों से मिली तो लोग ऐसे कुछ डब्बे भी जले हुए थे, जैसे हाथ करो तो ऐश बन जाते थे, वो दिखा रहे हैं कि देखो इसमें नोट हमने रखे हुए थे बचा बचा के। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने इसमें चावल रखे हुए थे कि एक रिचुअल होता है हमारा, आज रखते हैं और 10 दिन बाद उनका भोग लगाते हैं। कुछ लोग बहुत रो रहे थे कि हमारी भगवान जी की जो मूर्ति थी वो पूरी जलकर राख हो गई। कुछ लोग बहुत लॉस की स्थिति देखी। अचानक से लोग, अब सोचिए ना, जहाँ आप रहते हैं सब कुछ जल जाए। फिर अगेन वो भी मेरे लिए एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था कि हम बहुत होर्डिंग करते हैं, हम बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, बट किसी चीज़ के प्रति एक्चुअली इतना लगाव भी नहीं होना चाहिए, खासतौर से एक वस्तु के प्रति, क्योंकि ये ख़त्म हो सकती है अचानक से। मतलब डू नॉट अटैच टू मच इम्पोर्टेंस और लेट्स से इमोशंस टू थिंग्स। और ये भी वहाँ सर्वाइवल भी देखा। जैसे सोचिए ना, पूरी रात में घर जल गया, लोग सिर्फ देखते रहे, 5-6 घंटे में घर पूरा राख राख हो गया। अगली सुबह में सबसे पहले आपको मॉर्निंग रूटीन होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, कुछ खाना आप बनाते हो, उसके लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। तो पता चला उसके बाद कोई अपने किसी रिलेटिव के यहाँ दूर गया है, किसी के पास रिलेटिव्स भी नहीं थे, फिर कुछ पड़ोसियों ने उनको कुछ जगह दी। इस तरीके से कैसे हफ्ते भर में लोग सेटल से हो गए और महीनों तक तो उनको कॉम्पेंसेशन नहीं मिला। ये सब देखा। उसके बाद इस तरह काफ़ी लॉस देखा है मैंने। मैं ये सिर्फ मतलब एक तो ये भी सेंटिमेंट होता है कि आप अपने आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो कि आप ऐसा नहीं हुआ, लेकिन दूसरा एक ये भी होता है कि आपका सर्वाइवल में मेरा बहुत फेथ है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन पूरी जो सिविलाइजेशन है, ह्यूमन रेस है, ये लोग कहाँ कहाँ जाकर बसकर पूरी एक फैमिली यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें मुझे बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। चाहे वो एकदम डेजर्ट हो राजस्थान के, जहाँ पर आप 2 घंटे मतलब पानी ही नहीं होता वहाँ पे, और लोग 1-1 लीटर का पानी अपने सर पे एक बोतल रखकर 4-4 किलोमीटर दूर से लाते हैं जब किसी को प्यास लगती है। ऐसे जगह पे भी गई। और ऑफ कोर्स दुनिया भर में तो बहुत टफ टेरेन्स हैं जहाँ पे लोग बस जाते हैं। वहाँ की सरकारें उन्हें बसाती हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ नहीं रहेंगे तो वो हमारे हाथ से चले जाएंगी। मैं जम्मू के एक बॉर्डर विलेज पर गई थी, अरनिया। वहाँ एक ऐसी बात कही लोगों ने कि मैं आज तक मतलब उसे सोचती हूँ तो मुझे लगता है उससे बड़ा सेक्रीफाइस क्या होगा, और उसके सामने मेरी अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स को मैं कहाँ उनके सामने रख सकती हूँ। वहाँ लोगों ने कहा कि हम बॉर्डर से जम्मू की तरफ नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा हैं, वहाँ हॉस्पिटल अच्छे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, हम भी बेहतर रह लेंगे। लेकिन बॉर्डर विलेज पर रिस्क है, क्योंकि पाकिस्तान से शेलिंग होती है, लोहे के बड़े बड़े वो गिरते हैं वहाँ पर। कहते हैं अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो आर्मी का मोराल ख़त्म हो जाएगा। आर्मी के पास यहाँ रुकने का, यहाँ गार्ड करने का कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा। व्हेन दे सी पीपल अराउंड दे हैव अ मोटिवेशन टू गार्ड द लैंड। कहते हैं हम चले गए तो आर्मी भी चले जाएगी, वो एरिया ऑक्यूपाई हो जाएगा। जनरेशंस हैव बीन लिविंग लाइक दिस। सोचिए कितना बड़ा ये सेक्रीफाइस। और सिर्फ ये कह देना कि ये गरीब हैं या फिर ये पिछड़े हैं, ऐसा ये कितना क्रूअल सेंटिमेंट है। सो इन चीज़ों के प्रति मेरी बहुत एक तरीके से रिस्पेक्ट है, ऐसे सर्वाइवल और ऐसे सैक्रिफाइस इंस्टिंक्ट्स को लेकर। मैं इज़राइल भी गई थी पिछले महीने। वहाँ पर 7 अक्टूबर का जो मसाकर हुआ था उसका भी मैंने लॉस काफ़ी देखा। वो लोग वहाँ लेकर गए थे हमको उन घरों में। मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ लॉस। इनफैक्ट मैं वहाँ खड़े होकर ये सोच रही थी कि मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था सोचते हुए, बट आई थॉट आई हैव सीन सो मच लॉस, लाइक नॉट पर्सनली ईश्वर के दया से, बट जनरली व्हाट अदर्स हैव फेस। पूरे परिवार ख़त्म हो जाना, अचानक से कल ज़िंदगी चल रही थी, पूरे प्लान्स रहे होंगे उनके कि हम कल क्या करेंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, सब कुछ बदल गया। और आज वो सिर्फ ये ट्राई कर रहे हैं कि कोई घर का सदस्य अगर हॉस्टेज है गाज़ा में, किसी तरीके से वापस आ जाए, बस उनकी इतनी इच्छा। सारी प्रायोरिटीज़ एकदम चेंज्ड। तो क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल जीवन अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन ईश्वर
मतलब अगर कुछ कर रहे हैं, मतलब आप अपने अच्छा कर्म, आई डोंट नो एक्चुअली, लेकिन मुझे इतना पता है कि कर्म जीवन है। और लेकिन ये बहुत आवश्यक है, इस तरीके की मानवीय संवेदना रखना है दूसरों के प्रति है। नहीं तो लोग क्या है आजकल थोड़े इनर्ट हो गए हैं, जैसे उनको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों के साथ क्या बीत रही है। और हमें लगता है कि खास तौर से अगर जर्नलिज्म में जो लोग हैं, अगर उनके अंदर ये मानवीय संवेदना होगी तो ये बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में ये उठता है कि जब इस तरीके से खतरों से खेलने के लिए आप निकल जाती हैं एक वीरांगना बन के, तो घर परिवार में क्या प्रतिक्रिया होती है? आपके पतिदेव क्या बोलते हैं? वो क्या एग्री करते हैं आपकी बात से? वो उनका क्या कहना या सोचना होता है? हाँ, परिवार को पहले समझ में नहीं आता था, और ज़्यादातर परिवारों की तरीके से उन्हें लगता था कि डेस्क का जॉब जब अवेलेबल है तो ग्राउंड का काम, फील्ड का काम करना ही क्यों है। अब ये समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उन परिवारों को जो एक टिपिकली जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड जिनका नहीं होता है इस तरीके का, कि आनंद तो इसी में है फील्ड रिपोर्टिंग में ही है ना। जर्नलिज्म का कोर तो यही है। आप डेस्क में काम कर लोगे बहुत साल, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि आपने मीडिया में काम किया है, राइट। परसों आए तो मैं इसीलिए थी, करना तो यही था, बहुत लोगों के बारे में जानना, थोड़ा जीवन को समझना और सर्वाइवल को समझना और सुख दुख को भी समझना। ठीक है, मतलब एक सिंपलिस्टिक थ्योरी जो दे दी जाती है कि जैसे कर्म आपके अच्छे नहीं थे तो आपका ऐसा हो गया, ऐसा भी नहीं होता। कर्म फल एक ज़्यादा गहरी एक फिलॉसफी होती है। ये सब था। परिवार अब मेरे एडजस्ट हो गया है चीज़ों को लेकर। कुछ रीसेंट अच्छा, इसलिए मुझे ना थोड़े ये अवार्ड्स और अचीवमेंट्स अच्छी लगती हैं, क्योंकि बहुत लोगों को फिर उससे मेरा काम लेजिटिमाइज हो जाता है मतलब फिर परिवार को अच्छा लगता है। जैसे जब योगी जी ने अवार्ड दिया था तो काफ़ी लोग काफ़ी खुश थे मेरे परिवार में वो फ़ोटो देखकर तो ये सब अच्छा लगता है। मतलब वो बेसिकली दे हैव एडजस्टेड, दे नाउ अप्रिशिएट माई वर्क। ऑनेस्टली मैंने कभी खतरों की बात उनसे की नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया। आई ऑलवेज टेल देम, माई इन लॉज और माई पेरेंट्स, कि सब हो जाता है, वहाँ टीम होती है लेकिन अब तो पता चल जाएगा उनको है। हाँ, अगर वो देखेंगे तो ऐसा रहता है। मेरे घर में एक्चुअली सबको ऐसा लगता है कि कोई टीम है हर जगह, लेकिन कभी कोई टीम होती नहीं Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pratyam is putting out is an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. प्राच्यम Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children.
reaching out to the people with the results of the research. I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy. जैसा आपने कहा जीवन कर्म है, लेकिन आपकी बातों से मालूम मुझे ऐसा अनुभूति हुई, ऐसा एहसास हुआ कि जीवन में कई चीज़ों का मिश्रण लेके आप चलती हैं। एक तरफ कर्तव्य निष्ठा है, एक तरफ ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में वीरता भी है, कहीं फिर सत्य के माँ का अनुसरण करना जीवन में ये भी ध्येय है, और कर्तव्य परायण होना भी है, और साथ में एक आपने कहा कि आध्यात्मिक एक और दार्शनिक एक सोच भी जीवन में रखती है। तो क्या इन्हीं सब चीज़ों का मिश्रण है आज आपके जीवन में, कैसे है? नहीं, बिल्कुल है। और ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि सारे उत्तर मुझे मिल चुके हैं, मुझे कोई निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ है। पर मुझे ऐसा लगता है कि निरंतर कुछ ख़राब चीज़ें हटती रहती हैं मेरी पर्सनैलिटी से और मेरे लाइफस्टाइल से। इनफैक्ट जेम्स ऑफ बॉलीवुड सिर्फ एक मस्ती मजाक का या फिर किसी इंडस्ट्री को गिराने का कोई मूवमेंट अकेला नहीं है। इसमें बहुत बड़ी एक इसकी जो पीछे सोच है वो ये कि जीवन कठिन भी है, जीवन एक ब्लेसिंग भी है। इसको वेस्ट करना सबसे बड़ा पाप है। अगेन जस्ट पैसिव एंटरटेनमेंट या फिर जस्ट टाइम वेस्टिंग, वो मुझे पाप लगता है। मुझे ये बहुत बड़ा पाप लगता है कि आपने अपने बहुत सारा समय ऐसा काम करने में बिता दिया जिसका कोई टेक अवे नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। आप ब्लेस्ड हो, आपको कोई परेशानी नहीं हुई, आपके ऊपर कोई आपदा नहीं आई, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस समय में भी आप स्किल्स अर्जित कर सकते हो, कल काम भी आ सकती हैं, और फिर क्यों ना करूँ। मतलब मुझे लगता है बुद्धि का प्रयोग बहुत और ज़्यादा होना चाहिए जितना अभी हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अपनी जो भी ब्लेसिंग्स हैं उनका सबसे बड़ा उन्हें ये समझना चाहिए। अगर उनके पास समय है, उनके पास कोई क्राइसिस में नहीं है, तो उनको अपने आप को इम्प्रूव एलिवेट करने का काम करते रहना चाहिए, खासतौर से एक ऐसे एरा में जबकि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बहुत आसान है। अब यूट्यूब में प्लेटफॉर्म को नहीं मतलब बुरा भला बोलूँगी, लोग उसी से चीज़ें सीख भी जाते हैं, है ना। मतलब आप यूट्यूब को टाइम वेस्ट करने की जगह आप ये भी कुछ सीख भी सकते हो, ठीक है, बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ, सब कुछ। और आप फिल्में भी अगर देख रहे हो तो आप फिल्में मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज क्वालिटी सिनेमा लाइक प्राच्यम डज। उसमें क्या है, उसमें भी बहुत सीखने को मिलता है ना। उसमें सिर्फ कंटेंट नहीं है, उसमें आप फिल्म मेकिंग और लेकिन हम लोग मतलब मैं लिखती हूँ, आप फिल्में बनाते हैं, हम बहुत घंटों के बाद बहुत क्यूरेटेड मटेरियल लोगों को देते हैं। लोगों को ये भी समझना चाहिए कि हमने क्या छोड़ा और क्या लिखा, क्या मतलब एंड में दिया, उसके पीछे भी कोई सोच रही होगी। तो बेसिकली अपने आप को अलर्ट व्यूअर की तरीके से सब कंज्यूम करें और फिर ये सीखें और फिर खुद भी बनाने का प्रयास करें, खुद भी कुछ मतलब खाली टाइम में क्रिएटिव हो, कुछ टेक अवे होना चाहिए चीज़ों का। मतलब मुझे समय बर्बादी पाप लगता है आज की अगर मैं आपको बात कहूँ। तो अगर मैं पूछूं कि संक्षेप में आपको बताना हो तो आपको क्या लगता है, खासतौर से जो युवा हमारे दर्शक आपके इस सीरीज को देखेंगे, कि जीवन का उद्देश्य क्या है? काश मैं ऐसे बता सकती, मेरे हैं कुछ इसमें विचार। मैं बहुत सालों से इसको ढूंढ रही हूँ कि जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य वैसे तो मोक्ष प्राप्ति है, पर मोक्ष का ये ज़रूर है कि जिस तरीके से लोग को ऐसा लगता है कि कुछ सफ़ेद या भगवा कपड़े पहन लिए, और मतलब मोक्ष एक्चुअली देखा जाए तो वो फीलिंग ऑफ बीइंग होगा जिसमें आप फियरलेस हैं, जिसमें आपको बहुत आनंद आ रहा है। और आनंद ये नहीं कि बैठे हुए हैं आलसियों की तरह, तो वो आनंद नहीं होता। आनंद आपको एक्चुअली तब आता है जब कोई बहुत एथलीट्स बताते हैं, वॉर वाले लोग, सोल्जर्स भी बताते हैं, कुछ ऐसे उनके जीवन में मोमेंट्स होते हैं जिसमें दे बिकम वेरी फियरलेस, जैसे भाग रहे हैं तो एक्सटेसी जिसको बोलते हैं, दे ऑल फील इट। एग्ज़ाम से पहले हमारा बुद्धि बहुत तेज़ चलता है, मतलब समहाउ, मतलब मुझे बहुत साल हो गए एग्ज़ाम दिए हुए, लेकिन समहाउ एग्ज़ाम से एक दिन पहले बुद्धि ऐसा लगता है कि पूरे साल तो समझ में नहीं आया, अचानक से सब समझ में आने लग गया है ना। तो देयर इज सम हाइटन्ड सेंस ऑफ बीइंग मुझे लगता है।
मुझे लगता है कि वो कुछ उसको अचीव करना शायद जीवन का उद्देश्य है। बहुत सुंदर। हाँ, और मेरी ये प्रयास रहता है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं सक्सेसफुल हो चुकी हूँ, बट आई वॉन्ट टू अचीव दैट स्टेट ऑफ बीइंग वेयर आई एम जेन्युइनली नॉट स्केर्ड ऑफ लॉस, ठीक है, और जेन्युइनली नॉट लिविंग इन फियर ऑफ डेथ इवन, एंड माई प्रोडक्टिविटी और माई स्किल लर्निंग वट एवर इज हैपनिंग एट अ rapid pace. I don't know if I've been able to put it, but it's basically a heightened sense of being than what I am living now. और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने समय समय पर उसको महसूस किया है। मैं एग्ज़ाम्स का आपको जो बता रही थी उसका एक एग्जाम्पल यही था। मैं तब भी सोचती थी कि एग्ज़ाम से पहले क्या हो जाता है, ये पूरे साल ऐसे क्यों नहीं रह पाते। तो कुछ हैं वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद वही ऋषि मुनि भी कुछ ऐसे होते होंगे, और कुछ समय पहले तक बहुत लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने बहुत अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर दिया, और बहुत क्वालिटी वर्क, इतने वॉल्यूम्स वो लोग लिख के चले गए, और आज हम उनकी एक एक लाइन उठाकर उनको कोट करते रहते हैं। मतलब उन्होंने कोई फ्रिवलस काम भी नहीं किया, बहुत डॉक्यूमेंटेड, बहुत मतलब मेरा वो अचीव करने का मन करता है कि मैं उसमें चले जाऊँ जिसमें मेरे को जेन्युइनली superhuman, like a super version of myself, something like that. क्या यूजुअली क्या दिनचर्या रहती है इसमें, क्या क्या करती है? क्या कुछ पूजा पाठ, साधना, अध्यात्म, इस तरीके के भी कुछ दिनचर्या में रहता है? कैसी दिनचर्या रहती है? मेरा ट्रैवल बहुत रहता है। काश मेरा ऐसा हो पाता कि एक ही समय पर उठना, एक समय पर सोना हो जाता, लेकिन क्योंकि वो टाइमिंग इरेटिक होते हैं, कई बार सुबह 4 बजे उठकर 6 बजे की फ़्लाइट या फिर ट्रेन पकड़नी होती है, कई बार आते हुए भी मैं प्लान कुछ भी करूं लेकिन कुछ लेट हो जाता है तो पता चला 1 बजे रात को ऐसे आते हैं। तो उस तरीके से काफ़ी इरेटिक रहता है, लेकिन वही अपना 5-6 घंटे स्लीप ले लिया, और ज़रूरी नहीं कि एक साथ लिया। कई बार मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि अभी 3 घंटे लिया तो बाद में भी, अगर मैं फ्रेश फील कर, बेसिकली इफ आई वेक अप फ्रेश देन आई हैव स्लेप्ट इनफ। दिस इज डॉक्टर्स ऑल्सो से कि ये ठीक है इस तरीके से। और अगर मुझे मैं ऐसा बताऊंगी कि दिनचर्या मेरी ट्रैवल के अराउंड थोड़ी सी शेड्यूल रहती है। ऑब्वियसली जब परिवार के साथ है तो पूरी तरह परिवार के साथ है, जब काम पे है तो काम पे है। एक मेरी प्रयास ये रहता है कि जो मेरे इन बिटवीन टाइम्स होते हैं ना, जैसे सपोज मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मतलब ऑटो या टैक्सी में मुझे कहीं जाना है, उस समय मैं क्या कर रही हूँ वो मैं थोड़ा प्लान कर लेती हूँ पहले से। जैसे कोई कोर्स डाउनलोड मैंने किया हुआ है किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो मैं अक्सर रीलें नहीं देखती ठीक है। अक्सर मैं डूम स्क्रोलिंग करने का, ऐसा नहीं कि वो भी एक फेज़ था, लेकिन मुझे पता चला कि वो ठीक नहीं है, तो मैं ये जो एम्प्टी वाले जो वो होते हैं ना स्लॉट्स, उसको मैं किसी ना किसी नॉलेज से फिल करने का प्रयास तो मैं करती हूँ। मेरी प्रयास करती हूँ, मैं ये नहीं कर रही कि तो क्या मतलब आप पढ़ती हैं कुछ? देखिए, अगर मैं थोड़ा प्लान करती हूँ अपना रीडिंग भी और अपना लर्निंग भी। जैसे कोई कोर्स मैंने डाउनलोड कर लिया सपोज, और कुछ नहीं तो हाउ टू राइट गुड स्क्रीन प्ले मैं अभी वो मतलब कर रही थी, तो किसी ने अच्छा ये ऐप्स मुझे बहुत पसंद है जो लैंग्वेज लर्निंग सिस्टम्स होते हैं ना, जैसे यूडेमी, स्किल्स शेयर, तो इन पे ऐसे अवेलेबल रहते हैं, लोगों ने कुछ रिसर्च करके बनाए हुए होते हैं, तो मैं उन पे कोई कोर्स सुन लेती हूँ, देख लेती हूँ, और फिर अगले दिन जैसे मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं ये नहीं सोचती कि अब मैं क्या करूँ अगले आधे घंटे, मेरे को पता है मुझे क्या करना है, मैं सीधा वाली ऐप में जाके उसको रिज्यूम करना शुरू कर देती हूँ। सो इफ़ आई हैव टू लर्न अबाउट एनीथिंग, इवन हाउ टू ड्रेस अप देयर आर कोर्सेज ऑन इट, और हाउ टू नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग ट्रैवल, मतलब मैं इन सब चीज़ों पे प्रयास करती हूँ कि मैं थोड़ा प्लान्ड तरीके से अपने इन स्लॉट्स को फिल करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरा समय अगर मैं नहीं प्लान करूँगी तो मेरा बहुत समय इन चीज़ों में चले जाएगा। क्योंकि देखिए, आप ट्रैवल कर रहे हैं, अब आपकी ट्रेन या फ्लाइट या कोई भी चीज़ लेट हो जाती है, अब उस बीच में फिर आप क्या करोगे, और ये अक्सर होता ही रहता है ना। या फिर आप ट्रैवल भी करते हो तो आप सोचिए हमको यहाँ से दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो 11 बजे से शुरू हो जाता है, अगर आपकी 1 बजे की फ़्लाइट है तो, है ना, उसके बाद आप काफ़ी दूर, तो मतलब मेरा बहुत समय बर्बाद हो जाता इन्हीं सब चीज़ों में, लेकिन मैं थोड़ा सा प्लान अहेड कर लेती हूँ। सो आई ऑलवेज हैव थिंग्स टू वॉच और डू और प्रैक्टिस और रीड। अगर मैं रीड करती हूँ तो मैं ये नहीं है कि
कुछ भी उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। मैं कोशिश करती हूँ, जैसे आजकल मैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर एक बुक पढ़ रही हूँ और अब मेरे को मन कर रहा है कि मुझे कोई मिल जाए इंडिया में कोई रहता हुआ, मैं उसको इंटरव्यू करूँ, या फिर इवन साउथ कोरिया, लाइक दिस इज जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट। सो आई विल, मतलब 3-4 दिन चलेगी मेरी वो बुक, तो जितने भी मेरे एम्प्टी वाले स्लॉट्स होंगे मैं उनको उससे फिल कर दूंगी। मतलब ये मेरा एक प्रयास रहता है कि मैं थोड़ा सा प्लान अहेड कर लूँ। मैं रात को देख लेती हूँ मुझे कि अगले दिन एम्प्टी स्लॉट्स में मुझे क्या करना है, क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। लर्निंग हैज़ नो एंड, और उस दिशा में अगर आप प्रेरित होकर आगे बढ़ रही हैं तो, और अपने समय का सदुपयोग कर रही हैं, तो ये तो निश्चित रूप से बहुत सीखने वाली बात है। तो अभी आपने बताया कि फिल्म मेकिंग में भी आपकी बड़ी रुचि हो गई है। मैं हाँ, जरा उसके बारे में बताइए कि कैसे हुई रुचि। मैं इसमें आपकी हेल्प ले सकती हूँ, आप मुझे टिप्स वगैरह बिल्कुल अवश्य। पहले तो मैंने इसको कंजम्पशन से स्टार्ट किया है। जैसे बहुत अच्छी क्वालिटीज़ की डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स वगैरह देखी, कुछ चीज़ें वहाँ से मतलब थोड़े पता किया कि गुड क्वालिटी क्या होती है, कैसे करते हैं। उसके बाद स्क्रीन प्लेज वगैरह कैसे लिखे जाते हैं, इस पे कुछ बुक्स वगैरह मैंने देखी हैं। अगेन मैंने किया नहीं है, पर ये मेरा मन है करने का। शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, मैं जाती हूँ जहाँ जहाँ पर स्पॉट्स हैं, मुझे बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज़ मिलती हैं और मेरा मन करता है कि उनको मैं स्टोरी फॉर्म में सुनाऊँ। मैं लिखती हूँ। इवन ये वाली जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि एक लड़का राजस्थान के बॉर्डर पे रहता था और भागते भागते गलती से पाकिस्तान चला गया था, फेंस को पार करके। बेसिकली राजस्थान की एक स्टोरी मैंने कवर की थी, राजस्थान के बॉर्डर पर, जैसलमेर का बिल्कुल बॉर्डर, मतलब वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर था, फेंस दिखाई देता है, पर वो सारा वाइट कलर का सैंड है। तो ये लड़का कोई 17 साल का लड़का, मेघवाल कम्युनिटी से, इनको आदिवासी भी ऐसा कहते हैं, तो वो रात को अपनी गर्लफ्रेंड से एक्चुअली मिलने गया, जो कि बगल में उसका घर था। लेकिन लड़की के माँ बाप ने देख लिया, तो वो लड़का डर के भागने लगा। वो भागता गया, रात को 12-1 बजे का समय था, और वो बॉर्डर तक पहुँच गया 1 किलोमीटर दूर, और उसे पता नहीं कुछ सूझा नहीं, वो बॉर्डर पार करके अगले वहाँ चला गया। वो बच गया है, बड़ी बात है, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्स होते हैं उनको ऑर्डर्स होते हैं, आप शूट कर सकते हो, लेकिन वो समहाउ वो बच गया। अगले दिन उसको ऐसा लगा कि मैं आ जाऊँगा वापस, सुबह जब होगी, जब तक लड़की के माँ बाप चले जाएंगे मैं आ जाऊँगा, पर वहाँ उसको सो गया और पाकिस्तान के बॉर्डर फोर्स ने उसको पकड़ लिया। वो 2 साल कराची की जेल में रहा और फिर वो भारत आया, भारत सरकार के प्रयास से। तो अब पीछे उसके घर वाले, उनको पता ही नहीं 2 साल था कहाँ, उनको पता ही नहीं वो है कहाँ, जस्ट वैनिश्ड इन थिन एयर। 1 साल बाद एक लेटर मिला उनको, उससे उनको पता चला कि ये, और पता है कैसे, व्हाट्सएप पे मिला वो लेटर। किसी ने वो लेटर जेल में उसने लिखा, उसने किसी को व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप होते 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 वो इन तक आया। इस तरीके से उनको पता चला कि हमारा लड़का तो कराची की जेल में बंद है। ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मैं देखती हूँ, मेरा मन करता है कि उनके पर बनाऊँ, और काफ़ी लिखा मैंने, वर्ड्स में कैप्चर करने की कोशिश की है, पर अब मेरा मन करता है कि उसमें आऊँ। लेकिन अगर मैं उससे कहूँ कि वाकई में अगला काम मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरा थोड़ा ये मन है कि एक मूवमेंट या एक अपनी तरफ से एक प्रयास करूँ कि जो बहुत लोग समय बर्बाद करने का काम करते हैं, ख़ासतौर से महिलाएँ और बच्चे, मैं फ़िलहाल शायद ये फिल्म मेकिंग भी पोस्टपोन हो जाए, उसको मैं पहले करना चाहती हूँ कि स्किल डेवलपमेंट उन तक भी लेके जाना कि आप ये करने की बजाय ये वाला काम कर लो कि कुछ सीख। बहुत ही अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच है। तो मीनवाइल ये कहानियों को आप हमसे साझा कर सकती हैं। हाँ, आई हैव सो मेनी स्टोरीज टू टेल यू। हम निश्चित रूप से मैं आपको पूरा बताऊंगी कि यहाँ पे जाइए। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं करूंगी आप करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा कि और अच्छी हाई क्वालिटी फिल्म। क्योंकि हम तो कहानियां ढूंढते रहते हैं, कहाँ से इस तरीके की कहानी, और आपने जो कहानी अभी सुनाई, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है अपने आप में, और उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर सी और बड़ी प्रभावशाली फिल्म बन सकती है। आप बनाइए, और आपको जो भी कांटेक्ट चाहिए मुझे बताइएगा। हमने इस परिवार की आर्थिक मदद भी की थी, क्योंकि हमको बड़ा दुख हुआ कि उनका लड़का एक चला गया और ने पता भी नहीं, तो मतलब जानती हूँ मैं उनको बेसिकली, तो कांटेक्ट में हूँ। आप बनाइए, मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता होगी। बिल्कुल, तो आप ये कहानियाँ इसको और जो भी एक स्टोरी के फॉर्म में आप शेयर करिए, तो हम लोग प्राच्यम इस पे अवश्य काम करेंगे। वंडरफुल। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past.
We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pratyam is putting out is an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. प्राच्यम Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need प्राच्यम. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pracyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.